अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी में कि क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो, तो इसके पॉसिबल इंग्लिश ऑप्शंस क्या होंगे? कैसे मैं इसको इंग्लिश में बोल सकती हूँ? तो आप ये देखिए और मुझे पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी ऑप्शन सही होगी। अब जैसे है, अगर मैं इसको कहूँ कल तुम स्कूल जा रहे हो, टुमारो यू गोइंग टू स्कूल, तो ये करेक्ट है। या मैं इसको नॉर्मल जैसे मैं बोलती हूँ कि तुम कल स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन फॉर्म में पूछूं यू आर गोइंग टू स्कूल टुमारो, अपनी टोन चेंज करके बोलूं। या मैं इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दूं, व्हाट यू, क्या मतलब व्हाट हो गया, तुम मतलब यू, टुमारो मतलब कल, तो व्हाट यू टुमारो स्कूल गोइंग। क्या गोइंग करेक्ट है कि नहीं, या मैं गो लगा के पूछूं यू गो टू स्कूल टुमारो, या मैं पूछूं आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। कितनी कंफ्यूजन है, क्या का मतलब व्हाट होता है, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है, गोइंग लगाऊं, गो लगाऊं, क्या लगाऊं। अब क्वेश्चन बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम सीखेंगे इस वीडियो में, और आप एंड में मुझे बताएंगे कि इन सारे बबल्स में से कौन से बबल में आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं। हम करने वाले हैं आज प्रश्न। इंग्लिश में प्रश्न कैसे बनाते हैं। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और वो हम सीखेंगे कि कैसे करेक्ट की जा सकती हैं। अब प्रश्न दो टाइप के होते हैं। एक होता है जब आपको जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, तो उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है आपकी सहायक क्रिया। अभी सहायक क्रिया क्या है, ये देखिए, अभी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, मतलब सहायक क्रिया वो है जो क्रिया का मेन, जो वर्ब का बताए कि कौन सी फॉर्म आएगी। मतलब जब आप फॉर्म लगाते हैं, वो लगाते हैं आप अपनी सहायक क्रिया को देखकर। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल करके समझाती हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको अपने आप समझ आता जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपने देखना है वो ये है कि आप मेन गलती क्या करते हैं इसके क्वेश्चंस को बनाने में। अगर जनरली जब हम इंग्लिश बोलनी सीखते हैं तो हमारे को पता नहीं होता कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, और हम जो बोलना चाहते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसी को ही हम क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। जैसे मुझे किसी से पूछना है कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो में मैं क्या से ना शुरू करके मैं कह देती हूँ यू आर गोइंग टू स्कूल। मैं अपनी टोन बदल देती हूँ। तो टोन बदलने के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे प्रश्न टोन से नहीं पूछना है, करेक्ट ग्रामर से पूछना है। अब जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसको मैंने क्रॉस डाला हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी प्रश्न नहीं बनता। अब सेंटेंस है यू आर गोइंग टू स्कूल, अब आपका टेंस है कॉन्टिन्यूअस कि आप जा रहे हो, तो आपका है आर गोइंग। अब आप यहाँ देखिए तो गोइंग आपका मेन वर्ब है, तो आपने आर की वजह से आईएनजी लगाया, मतलब गोइंग प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, तो फर्क कैसे पता चला, वो पता चला आर से कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यही पास्ट होता तो हो जाता यू वर गोइंग, यही फ्यूचर हो जाता तो हो जाता यू विल बी गोइंग, गोइंग गोइंग ही रहता। लेकिन हमारे सहायक क्रिया ने हमें बताया कि हम कौन से काल की बात कर रहे हैं। यहाँ सहायक क्रिया ही बता रही है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, हम इसको आगे ले आएंगे। हम अपना हेल्पिंग वर्ब ले आए, जैसे ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं तो उसका मतलब हो जाता है क्या। क्या, अब हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जा रहे हो, रहा है, रही है के लिए आईएनजी आ गया। क्या तुम जा रहे हो कहाँ, वो पीछे का सेंटेंस आ जाएगा। सो आर यू गोइंग टू स्कूल। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, हमने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया सहायक क्रिया से, वो बन गई क्या। क्या के बाद आता है मैं किससे प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या तुम, क्या वो लड़का, क्या लड़की, तो सहायक सब्जेक्ट उस हिसाब से लगे। फिर मेन वर्ब की सहायक क्रिया क्या कहना चाहते, क्या तुम क्या कर रहे हो, मेन वर्ब, उसके बाद आपकी पीछे की बात। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब बदलती है आपकी सहायक क्रिया के हिसाब से। चलिए अब और एग्जांपल्स देख के देखते हैं कि कैसे बदलती है। अच्छा, अब ये मैंने आपको सिर्फ एक ये ध्यान के लिए बता दिया है कि अ पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन नेवर टर्न इनटू अ क्वेश्चन। नाउ टू मेक अ करेक्ट क्वेश्चन कंसिडर द टेंस, मतलब हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम रहा है, रही है बात कर रहे हैं, ताते थी बात कर रहे हैं, मतलब क्या बात, कौन से काल में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उस हिसाब से हम अपनी सहायक क्रिया लगा के मेन वर्ब लगाते हैं। अब कैसे, देखिए अगर मैं सिर्फ वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हमारी 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे इज एम आर,
डू डज और हैज हैव। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें दो केस हैं। एक, जब आपके सेंटेंस में सहायक क्रिया दी होगी, आपको लगानी नहीं पड़ेगी, कभी कभी आपको अपने से लगानी पड़ती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस आपको क्लियर है, यू आर गोइंग टू स्कूल। अगर गोइंग अकेले में कोई मतलब नहीं है, उसको प्रेजेंट वर्तमान की फीलिंग आर दे रहा है, तो यहाँ पे आर एक सहायक क्रिया ऑलरेडी दी हुई है। जब सेंटेंस में सहायक क्रिया ऑलरेडी दी हो तो आप उसको सिंपली आगे ले आए तो वो आर बन जाता है। इसी पॉजिटिव सेंटेंस में ही देखिए क्वेश्चन भी छुपा है, अगर आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर कर लेंगे। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, सिर्फ आपने अपने सहायक क्रिया को आगे लाके सब्जेक्ट को पीछे डाल देना है, तो आपका सेंटेंस देखिए सेम का सेम है। अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब देते हैं, जैसे हैज एंड हैव, यू के साथ हैव आता है। अब है यू हैव ड्रिवन दिस कार, अब इसका मतलब है तुमने ये गाड़ी चलाई है, मतलब तुम चला चुके हो। जब आप तजुर्बे की बात करते हो कि आपने इस गाड़ी को चलाने का तजुर्बा ले चुके हो। अब आपको किसी से पूछना है कि तुमने ये गाड़ी चलाई है, मतलब क्या तुमने इस गाड़ी का तजुर्बा किया है। अगेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या से, जब क्वेश्चन शुरू होगा क्या से, मैं अपनी सहायक क्रिया आगे ले आऊंगी। अब देखिए, यहाँ जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ड्रिवन, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। यू ड्रिवन दिस कार का कोई मतलब नहीं है। यू हैड ड्रिवन भी होता है, यू हैव ड्रिवन भी होता है, यू विल हैव ड्रिवन भी होता है। तो अब ये तो तीनों काल में आता है, तो इसीलिए हम हैज हैव, मुझे पता है प्रेजेंट है, तो हैव मेरी हो गई सहायक क्रिया। अब मैं इसको आगे ले आऊंगी तो हैव यू, मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों की अदला बदली कर दो बस, बाकी पीछे का सेंटेंस बिल्कुल सेम है। तो हैव यू ड्रिवन दिस कार, मतलब क्या तुम ये गाड़ी चला चुके हो, जवाब आएगा हाँ या ना। अब इन दोनों केसेस में तो सहायक क्रिया दी हुई थी, तो मैंने सिंपली सहायक क्रिया को आगे ले आई, सब्जेक्ट को पीछे डाल दिया और मेरा क्वेश्चन बन गया। अब कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सहायक क्रिया नहीं दी होती और हमें लगाने पड़ते हैं, वो होता है सिंपल प्रेजेंट में। जब हम बात करें ताते थी की, जब हम सिंपल स्टेटमेंट की बात करें, जैसे उसने कहा तुम्हें चाय पसंद है, ठीक है। अब तुम्हें चाय पसंद है तो हम जनरली इसे बताते तुम्हें चाय पसंद है, तो हम टोन से नहीं बताना। अब लाइक टी, अब यू लाइक टी, तुम्हें चाय पसंद है, अब इसका मतलब ये नहीं आप लाइक को आगे ले आएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा लाइक टी यू तो नहीं बोलेंगे, लाइक यू टी भी नहीं बोलेंगे। ये हमारी क्रिया है, ये हमारी सहायक क्रिया नहीं है। अब इसमें सहायक क्रिया दी भी नहीं हुई, तो हमें, क्योंकि इसका अपने आप में मीनिंग है, तो इसको सहायक क्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को हमेशा एक सहायक क्रिया की जरूरत होती है। तो जब भी प्रेजेंट में सहायक क्रिया ना दी हो, क्योंकि देखिए आपके तीन ही तो हेल्पिंग वर्ब है, ये होता है सेंटेंस में, इज एम आर होता है सेंटेंस में, जो नहीं होता है वो होता है डू एंड डज। तो अगर नहीं दिया हुआ तो हमें पता है हमें डू या डज ही लगाना है। तो यू लाइक टी, तो अब बचा तो डू और डज ही लगाने के लिए, क्योंकि अगर ये इज एम आर लगता तो ये आईएनजी हो जाता, ये हैज हैव लगता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाता। फर्स्ट फॉर्म आता है सिर्फ डू या डज से। तो मेरी सहायक क्रिया यू के साथ डू आती है, यू डू, तो डू यू लाइक टी, तो अगेन मैं सहायक क्रिया आगे ले आई, यू लाइक टी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने डस का एग्जाम्पल भी दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अब जैसे ही के साथ SES का रूल आता है, ही लाइक्स टी, मतलब उसको चाय पसंद है। अब ही के साथ डज आता है, तो डज ही लाइक्स टी बिल्कुल गलत है। अब डज ही लाइक्स टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बारी एस आ गया, दूसरी बारी एस नहीं आएगा। प्रेजेंट में सिर्फ एक ही एस आना है, तो ये हो जाएगा डज ही लाइक टी। ये आपका हो गया करेक्ट सेंटेंस कि क्या उस लड़के को चाय पसंद है। डज ही लाइक टी बोलना है, डज ही लाइक्स टी नहीं बोलना है, डज ही लाइक टी, ठीक है। ये हो गया आपके प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका आते हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स भी तीन ही हैं जैसे प्रेजेंट के हैं, वो हो गए वॉज, वर, हैड और डिड। अगेन इसमें वही दो केस बनते हैं जहां दो केसेस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और एक केस में नहीं दिया हुआ। अब जैसे आईएनजी में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, तो ऐसे ही पास्ट में भी आपको आईएनजी में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। अब आपको अगेन पता है कि आईएनजी का अपने कोई मीनिंग नहीं है, पास्ट कौन बता रहा है, वॉज। तो ये हो गई सहायक क्रिया। इस सहायक क्रिया को मैं आगे ले आई अगेन, वॉज इट रेनिंग येस्टरडे। तो सिर्फ इसकी और इसकी अदला बदली करनी है, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ और पीछे का सेंटेंस सेम है। तो इट वॉज रेनिंग येस्टरडे मतलब कल बारिश हो रही थी। जैसे ही मैं वॉज को आगे ले आई, क्या कल बारिश हो रही थी, वो बन गया
क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हैड भी हमारी सहायक क्रिया है। अब पॉजिटिव से देखो, अगेन मैंने वही क्वेश्चन बनाया, यू हैड कॉल्ड द पुलिस, मतलब तुम पुलिस को बुलाया था, तुमने ये काम किया था पास्ट में। तो अगेन तुमने ये काम किया था, क्या बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आऊंगी, मेरा हेल्पिंग वर्ब मेरी सहायक क्रिया है हैड। तो हैड और सब्जेक्ट पीछे, हैड यू कॉल्ड द पुलिस, क्या तुमने पुलिस को बुलाया था। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अब दूसरा केस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है सिंपल पास्ट। ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हमने डू डज लगा दिया, सिंपल पास्ट में हम लगाएंगे डिड। अब कैसे, सिंपली मैंने कहा मैं मार्केट गई थी। अब मुझसे किसी ने पूछना है कि क्या तुम मार्केट गई थी या क्या मैं मार्केट गई थी। अगर मुझे भूलने की बीमारी है अपने आप से तो कोई पूछता ही नहीं है क्या मैं मार्केट गई थी। तो आई वेंट टू द मार्केट, तो क्या मैं मार्केट गई थी। तो अब यहाँ पे सहायक क्रिया में क्या लगाऊंगी, डिड आई। अब मुझे नहीं बोलना डिड आई वेंट टू द मार्केट, गलत हो जाएगा, डिड आई गो टू द मार्केट, क्योंकि डिड का मतलब भी था होता है और वेंट का मतलब भी था होता है। तो अगर मैं बोलती डिड आई वेंट टू द मार्केट तो वो ऐसे हो जाता था। तो डिड आई गो टू द मार्केट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, क्योंकि डिड अपने आप में था होता है, इसलिए दूसरा था हम नहीं लगाते। ठीक है, फिर दूसरा फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब होता है आपका विल। अब विल का क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब एक ही है फ्यूचर में जो कि है विल। ठीक है, अब देखो इससे है वो कल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो अपने आप में फ्यूचर नहीं बता रहा ना, गो अपने आप में फ्यूचर नहीं बता रहा है बल्कि विल बता रहा है, तो विल ही सहायक क्रिया हो गई। तो अब मुझे अपनी सहायक क्रिया को आगे ले आना है, विल सब्जेक्ट को पीछे डालना है और बात का सेंटेंस ऐसे ही चलता रहेगा। तो विल ही गो टू द स्कूल टुमारो, क्या वो कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये सहायक क्रिया आगे ले आए तो भी मतलब क्या ही था। टेंस देखिए क्रिया के हिसाब से ही बदल रहा है, सहायक क्रिया के हिसाब से। विल लगा है तो क्या वो जाएगा। ठीक है, वॉज लगा है तो वह हो रहा था। हैड लगा है तो क्या किया था। आर लगा है तो क्या हो रहा है। हैव लग रहा है तो क्या हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी सहायक क्रिया ही सेंटेंसेस को बनाती है। अगर आपने सहायक क्रिया से बनाना सीख लिया तो आप WH क्वेश्चंस बहुत आराम से बनाएंगे। WH फैमिली आपने सुना हुआ है कि जब हमें डिटेल चाहिए होती है क्वेश्चंस की। अब मैंने आपको ये सहायक क्रिया वाले क्वेश्चंस क्यों बनाए, क्योंकि यही एक बेस है आपके बाकी क्वेश्चंस बनाने के। देखिए आपको मैंने कहा था पॉजिटिव सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू स्कूल, इसी की आपने अदला बदली कर दी। आर अगर आप अपनी सहायक क्रिया आगे ले आए, सब्जेक्ट पीछे डाल दिया, आर यू गोइंग टू स्कूल बन गया। ये आपको बनाना आ गया कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन मुझे और डिटेल चाहिए। तो इसी सहायक क्रिया के क्वेश्चन के आगे मैं जो भी WH फैमिली डालूंगी वो मुझे उस चीज की डिटेल मिल जाएगी। देखिए अगर मैंने इसके आगे डाल दिया व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, मतलब तुम कब जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों जा रहे हो। हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम कैसे जा रहे हो स्कूल, मतलब गाड़ी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो। विद हुम आर यू गोइंग टू स्कूल, किसके साथ जा रहे हो, मतलब बहन के साथ जा रहे हो, भाई के साथ जा रहे हो, दोस्त के साथ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल तो होगा नहीं, मैं क्वेश्चन में ही आंसर तो नहीं दे सकती ना, तो वेयर आर यू गोइंग मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो जवाब में आएगा। हु इज गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है। अब यहाँ वॉट नहीं लग सकता जिसका मतलब होता है क्या। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। वट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो अब इसमें क्या नहीं फिट हो सकता, वैसे जो WH फैमिली फिट हो सकती थी मैंने बता दिया। अब देखिए बेस क्वेश्चन सहायक क्रिया वाला क्वेश्चन सेम ऐसे और उसके पीछे ही हमने WH फैमिली लगा दी। तो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मैंने बहुत ही स्टेप वाइज आपको बता दिया है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है, इसी के आगे आप अपनी सहायक क्रिया लगा दीजिए तो आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं विल के साथ, यू विल डू योर वर्क। अब पॉजिटिव सेंटेंस है कि तुम अपना काम करोगे। अब मुझे इसका सहायक क्रिया का क्वेश्चन बनाना है, मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आई कि विल और सब्जेक्ट को पीछे डाल दिया, पीछे का सेंटेंस सेम रहा, ये सिर्फ अदला बदली कर दी। विल यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करोगे। अब इसी के आगे तुम WH फैमिली, हाउ विल यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कैसे करोगे। वाई विल यू डू योर वर्क, तुम अपना काम क्यों करोगे। वेन विल यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कब करोगे। विद होम विल यू डू योर वर्क, किसके साथ अपना काम करोगे। वेयर विल यू डू योर वर्क, अपना काम कहाँ करोगे।
हु विल डू योर वर्क, तुम्हारा काम कौन करेगा। वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे, काम करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए इस सब के साथ सेम ये सिर्फ WH फैमिली आगे लगे और आपके क्वेश्चंस बन गए, सिंपल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और टॉपिक जो आपको मुश्किल लगती है समझने में तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।